होते। एक अनशन है समाज सेवक सतीश चोपड़ा जी द्वारा और उनके सहयोगियों द्वारा। अनशन का नाम है रैपर मुक्त फरीदाबाद। आखिर क्या है रैपर मुक्त फरीदाबाद और सतीश जी को आम जनता से प्रशासन से कितना सहयोग मिल रहा है, आइए उनसे बात करते हैं। जो बिका हुआ ना उसको सारे गोद लेते हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार। गोद लेते हैं सर सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, शुक्रिया कि आपने इतना अच्छा मुद्दा उठाया। देखिए, ये बधाई के बाद हमारे सारे जितने पत्रकार साथी है वो ये शुरू से इस मुद्दे के साथ जुड़े हैं और मेरे साथ जितने जुड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं और पक्ष विपक्ष के कई नेता हैं जिन्होंने इस मुद्दों को हमेशा से प्रमुखता दी है कि शहर की जो है स्वास्थ्य सुविधाएं उनमें सुधार होना चाहिए। जो रेफर का खेल होता है वो बंद होना चाहिए। अस्पतालों में डॉक्टर्स का अभाव है और जो दवाइयों का अभाव है, और जैसे छांसा मेडिकल कॉलेज जिसको 2020 में टेक ओवर किया गया था, उसको सरकार ने बड़े बड़े उसके प्रचार प्रसार किया, सब कुछ किया कि हमने फरीदाबाद को एक मेडिकल कॉलेज दे दिया, परंतु उसमें आज भी 2025 आने वाला है, 5 साल होने वाले हैं, उसमें आज भी किसी मरीज को एडमिट करके इलाज नहीं किया जाता। और दूसरी तरफ आप देखें पूरा लोकसभा क्षेत्र बदरपुर बॉर्डर से कोसी बॉर्डर तक जो हमारा लोकसभा क्षेत्र पड़ता है, इस पूरे क्षेत्र के अंदर एक भी सरकारी ट्रॉमा सेंटर नहीं है, जिसकी वजह से लोगों के प्राण चले जाते हैं, उनको समय से इलाज नहीं मिल पाता। और दूसरा, गरीब आदमी के पास फिर एक ही ऑप्शन बचता है, या तो अपनी वो जान से चला जाए या अपने घर के जेवर गहने ज़मीन जायदाद बेच के प्राइवेट अस्पतालों के बड़े बड़े बिल। देखिए, आज प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराना आम आदमी के बस की बात नहीं रही। मेडिकल जो सुविधाएँ बहुत महंगी हो चुकी हैं और सरकार का नैतिक दायित्व है कि लोगों के जान माल की रक्षा करें। यहाँ ना जान बच रही है, ना लोगों की माल बच रहा है। बिल्कुल आँख मूंद के सरकार पड़ी हुई है। हरियाणा के अंदर दूसरे नंबर पर टैक्स रेवेन्यू जनरेट हम करते हैं, पॉपुलेशन में पहले नंबर पे हैं, स्लम बस्ती हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा है, और जन सुविधाओं के मामले में फरीदाबाद बिल्कुल फिसड्डी साबित हो रहा है। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? देखिए, हमारी नज़रों में तो यहाँ से जो हमारे नुमाइंदे जिनको जनप्रतिनिधि हम बोलते हैं चुन के भेजते हैं सदन में, हमारे लिए तो वही जिम्मेदार हैं, क्योंकि यहाँ की जो समस्याएं हैं उसके लिए वो आवाज़ नहीं उठाते सदन में। कभी भी सरकारी अस्पताल की जो अव्यवस्था है उसके ऊपर उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। देखिए, यहाँ पे हमारे विधायक थे नीरज शर्मा जी, उन्होंने सदन में उठाया था ट्रॉमा सेंटर की बात। उस समय के जो स्वास्थ्य मंत्री थे अनिल विज साहब, उन्होंने एक बेतुका बयान दिया था कि फरीदाबाद के अंदर 17 ट्रॉमा सेंटर है, पर उन्होंने ये नहीं बताया कि 17 के 17 प्राइवेट है। आयुष्मान कार्ड सरकारी एक भी नहीं है। हमारा मुद्दा यही है कि फरीदाबाद में एक सरकारी ट्रॉमा सेंटर होना चाहिए। पूरे लोकसभा क्षेत्र में नहीं है। यहाँ से जो रेफर किया जाता है उसको एम्स भेजा जाता है। जैसे बल्लभगढ़ से आगे कहीं कोई हादसा हो जाता है, पहले बल्लभगढ़ सिविल अस्पताल, बल्लभगढ़ से आपको भेज दिया जाता है सिविल अस्पताल फरीदाबाद, यहाँ से आपको सफदरजंग भेजा जाता है। तो इस पूरे समय के अंदर जो पहला 1 घंटा बोलते हैं जिसको गोल्डन पीरियड बोला जाता है, अगर उस समय व्यक्ति को सही इलाज मिल जाए और समय पे इलाज मिल जाए तो व्यक्ति के प्राण बच जाते हैं, अंग भंग होने से बच जाता है। ट्रॉमा सेंटर के बारे में बता दें, ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है कि ट्रॉमा सेंटर क्या होता है। ट्रॉमा सेंटर एक ऐसी यूनिट होती है जिसके अंदर सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, एक ही छत के नीचे ब्लड बैंक से लेके ब्लड टेस्ट, CT, MRI, एक्सरे, सारी सुविधाएँ, अल्ट्रासाउंड, सारी सुविधाएँ एक छत के नीचे होती हैं। पेशेंट का इसमें समय बचता है। देखिए, अगर यहाँ पे कोई सुविधा नहीं, हम भेजेंगे बाहर जाओ, ये करा के लाओ, वो करा के लाओ, इतना समय पेशेंट के लिए जो बोलते हैं खतरा हो जाता है जान को बचाना। हमने सुना है कि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर भी टाइम पर नहीं आते। देखिए, उसमें तो पहले से काफ़ी सुधार है और सबसे बड़ी बात है डॉक्टर ही नहीं है, स्पेशलिस्ट का कोई कैटर नहीं है, यहाँ पे सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है। आपको जान के हैरानी होगी कि 7 साल हो गए फिजिशियन का पद नहीं भरा गया। एक रेडियोलॉजिस्ट होते थे हमारे पास जो अल्ट्रासाउंड करते थे अलावा जी, वो डिप्टी CMO बन गए, उनके पास कोई पद नहीं भरा गया उनका। ऐसे ही कार्डियोलॉजिस्ट थे हमारे यादव जी, वो प्रमोट होकर CMO बने, आज वो CMO बन गए, पर उनकी जगह कोई नहीं है। नवीन जी थे, वो कार्डियोलॉजिस्ट थे, उनका ट्रांसफ़र हो गया, उनकी जगह कोई नहीं है। तो यहाँ पदों को भरा नहीं जा रहा। दूसरी बात आपको बता दें, 2014 से पहले ये 200 बेड का ये अस्पताल था। आज कितना हो गया सन, कितने साल हो गए सरकार को आए, बेड बढ़ने की जगह यहाँ संख्या कम हो गई। पहले 200 बेड का था, आज 200 बेड का अस्पताल में आप काउंटिंग करा के देखिए। यहाँ पर वेंटिलेटर भी चोरी हो जाते हैं। मैं आपको बताऊँ, 38 वेंटिलेटर हमारे सिविल अस्पताल को कोविड के बाद दिए गए। उस समय हमने ICU चलाया था 8 बेड का, इतने सारे डॉक्टर थे, उनको उस पर लगा दिया गया था। कोविड समय समाप्त होने के बाद वो अपने प्रॉपर जो ड्यूटी थी, जनरल पेशेंट को देखना, सर्जरी, उसमें लगा दिए गए। वो ICU उसके बाद फंक्शनल नहीं हुआ।
18 बेड का आईसीयू बनाया गया। जब पत्रकार साथियों ने बहुत खबरें छापी कि देखिए सिविल अस्पताल है पर आईसीयू नहीं है, यहाँ के जो अधिकारी हैं उन्होंने आईसीयू तो बना दिया 18 बेड का, पर सरकार ने डॉक्टर नहीं दिए चलाने के लिए, आज तक वो फंक्शनल नहीं हुआ। तो डॉक्टरों के अभाव में, दवाइयों के अभाव में लोगों की मजबूरी बन गया प्राइवेट सेक्टर की तरफ दौड़ना, जिससे एक आम इंसान के समय, धन और स्वास्थ्य तीनों की बर्बादी हो रही है। बिल्कुल हो रही है। और यहाँ के नेता उसके प्रति बिल्कुल उदासीन बने हुए हैं। ये सिर्फ देखिए हम सबके प्रयास के बाद लोकसभा चुनाव में मुद्दा बना। कृष्णपाल मंत्री जो है आज गुजर, उन्होंने लोकसभा चुनाव में बोला था कि अगर मेरे ऊपर जनता तीसरी बार विश्वास जताती है तो हम सबसे पहले शहर को ट्रोमा सेंटर देंगे, हमारे शहर की ज़रूरत है। उन्होंने माना, पेपरों में छपवाया, पर वो भूल गए। उसके बाद विधानसभा चुनाव आए तब भी मुद्दा बना। अभी आप देखिएगा, अभी ये पार्षदों का चुनाव आएगा ना, इसमें मुद्दा ही बन के रह जाएगा। मतलब इलेक्शन के टाइम पे बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, उन सुविधाओं का विस्तार करने के नाम पे वोट लिए जाते हैं, लोग मंत्री तक बन जाते हैं। देखिए आज शहर को 3 मंत्री मिले, एक केंद्रीय मंत्री है, उसके बावजूद स्वास्थ्य सुविधाओं की तरफ कोई देख के राजी नहीं। यही हमारा मुद्दा है कि जनता को जो गरीब दुर्गा है उसको इलाज मिले, जो हमारा मौलिक अधिकार है स्वास्थ्य का, उसको आप दें। हम कोई आपसे अपनी पर्सनल मांग के लिए नहीं बैठे हुए हैं, ये हमारे शहर की ज़रूरत है, इसको जल्द से जल्द पूरा करें। सर, आपने आम इंसान के लिए ये रेफर मुक्त फरीदाबाद का मुद्दा उठाया, तो एक आम इंसान से आपको कितना सहयोग मिल रहा है? देखिए कई साथी हैं जो रात को भी हमारे साथ रहते हैं, दिन में भी रहते हैं, और छुट्टी के समय जो आते जाते रहते हैं। जनता से अपार समर्थन मिल रहा है और हर पार्टी के नेता वो अपनी यहाँ उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी हमने 3 बार सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया छाया मेडिकल कॉलेज के आगे बैठे। उसका प्रभाव ये पड़ा था कि वहाँ पे उन्होंने ओपीडी शुरू की, वहाँ पे इमरजेंसी जो वार्ड है वो बनाया गया। दवाइयाँ वहाँ पे पहले 82 होती थी, उसके बाद 190 दवाइयाँ हुई। इसी तरीके से आप सिविल अस्पताल में देखेंगे, सिविल अस्पताल में पहले सीएम मशीन नहीं थी। 5 साल एक ऑर्थोपेडिक सर्जन होता था, जो हड्डी भी अगर टूट जाती थी ना, उसको भी ना दिल्ली रेफर कर दिया जाता। माननीय उस समय डीसी साहब थे यशपाल यादव जी, उनसे हमने चीज़ें साझा की थी कि एक्सरे मशीनें महीनों खराब रहती थी। तो पत्रकार साथी भी चलाते थे, सारे पत्रकार साथी ने चलाया कि लिफ्ट खराब रहती थी, और लिफ्ट खराब होने की वजह से कई बार कई लोगों ने प्राण त्यागे। यहाँ तक कि हमारे यहाँ का एक एम्प्लॉय था पीके का, लिफ्ट खराब थी, उसको चेस्ट में पेन हुई, वो भागता हुआ हार्ट सेंटर गया पर ऊपर पहुंच नहीं पाया और वहीं उसने प्राण दिया। छोटी छोटी चीज़ों की वजह से लोग प्राण त्याग रहे थे। इस समय डीसी साहब थे यशपाल यादव जी, उन्होंने लिफ्ट के रिपेयर करवाया। और आप जो कह रहे थे क्या नाम था उसका, सीएम मशीन वो उपलब्ध कराई, एक्सरे मशीन नई डिजिटल आई, लैब टेस्ट नहीं बताऊँ मैं आपको, पहले यहाँ पे 20% ही लैब टेस्ट होते थे, ब्लड वगैरह के टेस्ट। यहाँ पे बहुत बड़ा माफिया सक्रिय रहता था, जो कई लोग इसमें यहाँ स्टाफ के इन्वॉल्व रहते थे। डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिए, टेस्ट यहाँ होते नहीं है, बाहर से कराओ। मरीज जाँच जब यहाँ होती नहीं थी, जाँच तो जरूरी अनिवार्य करानी पड़ेगी, मशीनें नहीं थी। उसके बाद CSR फंड से यशपाल जी के यादव जी के प्रयास से यहाँ पे सारी सुविधाएं उपलब्ध हुई, पर उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे। आपको जान के हैरानी होगी, 7 महीने हो गए जो डिजिटल एक्सरे मशीन जिसकी कीमत 90 लाख रुपए की CSR फंड से आई थी, आज वो 7 महीने से बंद पड़ी है, सिर्फ उसका सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया। फायर सेफ्टी वालों ने यहाँ काम छेड़ा, 2 साल से छत उधेड़ी पड़ी, कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है मेंटेनेंस के ऊपर। हमारा जब बिल्डिंग बिल्कुल आप बताऊँ, मेरे पास आज भी फोटोग्राफ है, वो कंडम हो चुकी है। उसके ऊपर हमने आवाज़ उठाई कि उन्होंने 90 लाख रुपए सेंक्शन किए थे, उसकी रिपेयरिंग की, आपूर्ति करके रिपेयरिंग, नहीं तो इसको रिपेयरिंग की तरफ ध्यान नहीं था। जब से सिविल अस्पताल बना था, बेड के ऊपर जो गद्दे होते हैं ना, नहीं चेंज किए जाते थे, कीड़े होते थे उनका, कीड़े, उनकी फ़ोटो हमने साझी की, तब ये बेड चेंज हुए, गद्दे चेंज हुए। बेडशीट नहीं होती थी, पत्रकार साथी ने चलाया रात को आके, बेडशीट नहीं है, वहीं पे मरीजों ने मलमूत्र आग रखा। इतनी दुर्दशा होती थी इस अस्पताल की कि अगर आपके चोट लग गई है तो आपके टाँका लगाने के लिए सूचर तक उपलब्ध नहीं होता, पट्टी तक नहीं होती थी, कई बार तो सर्जरी के लिए बीटाडिन तक नहीं होती थी, मरीजों से मंगाई जाती थी। इन चीज़ों पे जब हमने आवाज़ उठाई, यहाँ के जो पीएम थी, नहीं आई CM, इनसे विवाद भी हुआ, परंतु बाद में उन्होंने इन चीज़ों पे ध्यान दिया। ये देखिए शर्म भी आती थी उन्हें कि सतीश जी आप हमें क्या बता रहे हो कि यहाँ पे एक सूचर तक नहीं है, हम खुद शर्मिंदा है। ये उनकी वर्डिंग, उन्होंने ध्यान दिया, काफ़ी चीज़ें बदली, पर वो अपर्याप्त। देखिए हर मात्रा में भी कुछ नहीं हुआ है, अपर्याप्त है ना, जनसंख्या के हिसाब से तो वो चीज़ें फुलफिल नहीं हो रही।
देखिए, पहले हमारे को 700 से ऊपर दवाइयाँ दी सरकारी लिस्टेड होती, इन्होंने घटा के 535, ये देखिए ऊपर विभाग के होते हैं। उसके बावजूद यहाँ 120-30 दवाइयाँ उपलब्ध होती हैं। RTA के जवाब है, मेरे पास 5 साल की पूरी डिटेल है। कभी भी फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में मरीजों को पूरी दवाई नहीं मिली। डॉक्टर्स की तो बहुत दूर की बात है, दवाइयाँ तक नहीं मिलती थी। जांच और दवाइयाँ बाहर से लिख दी जाती हैं, काफ़ी कॉस्टली होती हैं। बिल्कुल कॉस्टली होती थी। हमने जो उस समय भी एक मुहिम चलाई थी कि अगर देखिए DC साहब से मिले, DC साहब ने कहा मुझे पता है वहाँ पे दवाइयों का भाव। मैंने कहा जी पता हो, अगर आपको जानकारी इसका समाधान कीजिए। अगर आप इतना कुछ नहीं कर पा रहे, जन औषधि केंद्र खुलवा दीजिए। कम से कम रात को एक महिला देखिए कोई आ रही है अपने पति को लेके, उसके पेट में दर्द है, कुछ दर्द है, ये इंजेक्शन लिख दिया बाहर से लेके, वो महिला कहाँ से लेके आएगी रात को 12-1 बजे? इतनी दुर्दशा थी यहाँ पे। हमने खुद अपनी जेब से कई बार दवाइयाँ क्या इंजेक्शन क्या डोनेट किए। पत्रकार साथियों ने छापा, तब इनको कुछ शर्म आई विभाग को, तो कम से कम इमरजेंसी के तो थोड़ा बहुत बिल्कुल इमरजेंसी में कम से कम आज पेट दर्द के इंजेक्शन तो उपलब्ध होते हैं। जो बेसिक है दवाइयाँ वो आज उपलब्ध तो होती है ना, पहले ये भी नहीं होती थी। पहले तो सिर्फ एक पैरासीटामोल का पत्ता पकड़ा दिया जाता था। PCM भी नहीं होती थी। मैम मैंने हजार गोलियाँ PCM भी डोनेट किए हैं यहाँ पे, और ये ऑन रिकॉर्ड है। ये सब चीज़ें समाचार पत्रों में भी छपती थी, और यहाँ पे हम जो देते थे डोनर रजिस्टर मेरे एंट्री भी होती थी। यहाँ पे कितने पंखे क्या वाटर कूलर क्या, देखिए यहाँ पे गरीब आदमी इलाज कराने के लिए आता था तो उसके पीने के पानी की सुविधा नहीं होती थी। हमने खुद संस्थाओं के सहयोग से यहाँ पे वाटर कूलर डोनेट कराए। उसके बाद दुर्दशा ये देखिए उनकी मेंटेनेंस नहीं होती। गरीब आदमी सरकारी स्कूल अस्पतालों में कम पैसे की वजह से तो आता है। बिल्कुल, उसके पास पैसे नहीं है इसीलिए आता है। देखिए यहाँ मरीज कोई एडमिट है, पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं होता था। 100 रुपए का, तो उसको डेली का 100-200 रुपए तो पानी का खर्चा हो जाता था, बोतल खरीद के लाओ पानी पीने की। इतनी दुर्दशा थी इस अस्पताल की। यहाँ तक कि आपको पता है मोर्चरी की क्या दुर्दशा थी, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। कोई अधिकारी ऐसा नहीं है जिसको ना पता हो यहाँ शवों की कितनी दुर्गति होती थी। सिर्फ 8 रेफ्रिजरेटर थे, मोर्चरी की छत टपकती थी, पानी टपकता था, वहाँ पे लोगों के बैठने के लिए कोई इंतजाम नहीं था। देखिए किसी के घर कोई हादसा हो गया, वो बेचारा दुखी में यहाँ आता था, उसके बैठने के लिए व्यवस्था नहीं होती, पार्कों में घूमते रहते थे। हमने आवाज़ उठाई तो वहाँ पे एस्कॉर्ट कोबोटा वालों ने, सी सरपंच से, उस समय हमारे यहाँ पे फॉरेंसिक के जो डॉक्टर थे डॉक्टर महेंद्र जी, उन्होंने बहुत एफर्ट की। एस्कॉर्ट कोबोटा के साथ वहाँ पे बैठने के लिए शेड बनाया। फिर उसमें हमने अपने पैसों से 3 सीटर लगवाए, पंखे लगवाए, लाइट लगाई, पानी की टंकी लगाई, यहाँ तक कि वेस्ट बेसिन से लेके वहाँ टॉयलेट की जो सीट है वो भी हमने लगवाई वहाँ, ताकि जनता को राहत मिले। पर देखिए जो काम सरकार का वो हम करते हैं, उसके बावजूद जब हम लोग आवाज़ उठाते हैं तो सरकार हमारे साथ ऐसे व्यवहार करती है कि जैसे हम आतंकवादी हैं, जैसे हम अपने लिए निजी के लिए कुछ मांग रहे हैं। अब कल की बात देखिए, यहाँ के एक जेई हैं, कितनी बदतमीजी की उन्होंने। टेंट उखाड़ने के लिए JCB लेके टेंट उखाड़ के लेके सामान। कल आपके टेंट तोड़ दिए गए, उखाड़ दिए गए, तो इसके पीछे किसकी साजिश है? कौन आपके अनशन को देखिए ये सफल नहीं होने देना बिल्कुल चाहता सीधी है? सी बात है, ये उन्हीं के इशारों पे हुआ है। जो मंत्री विधायक यहाँ पे हैं, जिनकी छिछलदारी होती है, जिनके खोखले वादों की यहाँ जो है पोल खोली जा रही है कि देखिए फरीदाबाद के अस्पतालों की ये दुर्दशा है। देखिए पत्रकार साथी चलाते हैं, देश विदेश तक बात जाती है, तो उनकी छिछलदारी हो रही है कि इतने सालों से आपकी सरकार है, पिछली बार आ गई और आप दुर्दशा नहीं सुधार पा रहे सिविल अस्पताल की। पूरे फरीदाबाद जिले में कंटिन्यू आपकी सरकार आ रही है, तब भी आप कोई सुधार नहीं कर पा रहे। और वादा कर रहे हैं हर बार वादा ही कर रहे हैं। लोग आप पे भरोसा जता देते हैं, फिर बावजूद आप लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। बिल्कुल वादा खिलाफी कर रहे हैं आप। ये आप ही का वादा था कि हम फरीदाबाद में ट्रोमा सेंटर देंगे, और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कोई मंत्री आज ये बता दे कि उन्होंने ट्रोमा सेंटर की फाइल भी अगर ऊपर दी हो। हमने 25,000 लोगों के साइन करा के DC साहब के माध्यम से CM साहब को भेजा था कि शहर में लोग असमय मौत का ग्रास बन रहे हैं, लोगों को अपनी जमीन जायदाद बेचना पड़ रहा है, उसके बावजूद हमें यहाँ इलाज नहीं मिलता, लोग परेशान हैं। आप कम से कम इन लोगों का दुख दर्द समझें, इनको दूर करें। जी सर मैं बात करूँ, कोई नहीं, क्वेश्चन करने वाला सर मैं बात करूं, सरकार प्रशासन या फिर कोई भी पॉलिटिकल इंसान की तरफ से आपको कितना सहयोग मिला है अब तक? देखिए जो जिसके दिल के अंदर भी दूसरों की पीड़ा समझने के भगवान ने सहूलियत दी है, और जो दूसरों की दुख दर्द को समझता है और फरीदाबाद की ज़रूरत को समझ रहा है कि यहाँ पे ये अव्यवस्थाएं दूर होनी चाहिए, वो लोग यहाँ पे आके समर्थन दिए।
पीछे क्या, उससे पहले भी कांग्रेस के प्रत्याशी ने अपने मैनिफेस्टो में भी डाला था कि हम अगर आते हैं तो बनाएंगे। किशन पाल गुर्जर जी ने भी बोला था, सबने बोला था, परंतु ज़मीन पे वो चीज़ें हुई नहीं। आज भी कई पार्टियों के नुमाइंदे यहाँ आते हैं, अपना समर्थन दिखाते हैं, और यहाँ जो जन समर्थन मिल रहा था उससे ही घबरा के तो तोड़वाया गया कि किस तरीके से भाग जाएं। उसके बाद आगे इससे आगे सपोर्ट कितना मिला है इसे? सपोर्ट देखो, जनता जागरूक हुई है, सब धीरे धीरे ये मुहिम जो चिंगारी थी मुहिम की आज आंदोलन का रूप ले रही है। सपोर्ट तो मिल रहा है जनता का, परंतु अपर्याप्त है। आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा, चाहे वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, आपके लिए सरकार ने कोई वीआईपी सुविधा नहीं दे रखी है यहाँ पे। आप भी आते तो आपको भी रेफर मिलता है। देखिए, सच्चाई से मुंह मोड़ने से सच्चाई नहीं बदल जाती। कब तक हम अपनों की लाशें उठाते रहेंगे? कब तक हम अपना घर बाहर सब बेच के इलाज कराते रहेंगे? बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटलों में उन्हें रेफर कर दिया जाता है, जिनकी फीस इतनी हाई होती है कि आम इंसान। देखिए, सरकारी डॉक्टर कभी प्राइवेट अस्पताल के लिए रेफर नहीं करते। जैसे ही उसने रेफर लिखा, उसके बाद यहाँ जो गैंग है, जो माफिया है, जो प्राइवेट अस्पतालों के दलाल घूमते हैं, वो सक्रिय हो जाते हैं। यहाँ तक कि सरकारी एम्बुलेंस वाले भी कई इसमें इन्वॉल्व पाए। पेशेंट को ऐसा गुमराह करते कि आप दिल्ली जाओगे, आपको बेड नहीं मिलेगा, आज वहाँ हड़ताल है, फलाना है, ढिमकाना, और कई बार ऐसा होता भी है कि वहाँ बेड नहीं होते। देखिए, वो भी कितना लोगों का इलाज करेंगे, कितने लोगों का उन पर दबाव है। तो हम तो यही चाहते हैं कि हमारे जो फरीदाबाद का नागरिक है उसको फरीदाबाद में इलाज मिले। ये प्राइवेट अस्पतालों में जाने की जो मजबूरी, अपना घर परिवार घर बेच के सब कुछ गिरवी रख के इलाज कराने का जो चल रहा है यहाँ पे सिलसिला, वो रुके, मोटों का तांडव बंद हो। यहाँ जो लोग, जो हमारी बहनें हैं जिनका सुहाग उजड़ जाता है, हमारी जो माएँ हैं उनके बेटे चले जाते हैं, बच्चे चले जाते हैं सिर्फ इलाज न मिलने की वजह से। आप जो कह रहे थे कि पेट दर्द की वजह से यहाँ रेफर कर देते, हम तो कब से कह रहे हैं, और ये पहला केस नहीं है। आप बीके बैठ के तो देखिए, पेट दर्द तो बड़ी बात। देखिए, हमारे यहाँ गैस्ट्रो का डॉक्टर नहीं, नेफ्रो का नहीं, कार्डियोलॉजिस्ट नहीं, स्पाइन का नहीं, वेनोलॉजिस्ट नहीं, न्यूरो का नहीं है। है क्या? ये सरकार बताती नहीं है क्या है, ये क्या फिजिशियन नहीं है, जो बेसिक डॉक्टर होता है वो नहीं है। आपको जान के हैरानी होगी कि सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि हम टीबी मुक्त करेंगे, पर यहाँ पे टीबी के पेशेंट के अलग से ओपीडी की व्यवस्था नहीं है। पीछे इन्होंने कंटेनर वार्ड में 8 बेड का एक कंटेनर में बना दिया टीबी का, और मरीजों को एडमिट नहीं करते थे। हमने सीएमओ साहब से बोला, नए आए थे, हमें लगा एक्टिव है, उन्होंने इस बात को सुना भी। उन्होंने 2 कंटेनर कर दिए, 16 बेड कर दिए। इतना दबाव आने के बावजूद भी यहाँ डॉक्टर जो है टीबी के पेशेंट को एडमिट नहीं करते थे। वजह थी उसकी, वो अपनी जगह सही थे। देखिए, जो क्रिटिकल कंडीशन में आता है टीबी का पेशेंट, हम उसको कहाँ एडमिट करें, क्योंकि हमारे पास 24 घंटे एक ऐसा सेटअप नहीं है टीबी के पेशेंट के लिए, टीबी यूनिट नहीं है। इमरजेंसी वार्ड में हम रख नहीं सकते, क्योंकि वहाँ हर तरह के पेशेंट होते हैं, उससे टीबी फैलने का डर होता है। वो अपनी जगह ठीक थे, ये संसाधन तो हो। इसके बारे में डीसी साहब को लेटर दिया, सीएमओ साहब को दिया, सीएमओ साहब ने लेटर पीएमओ को कर दिया कि आप हमें डॉक्टर दो। पीएमओ ने बता दिया हमारे पास तो फिजिशियन ही नहीं है, 7 साल से दूं कहाँ से। वो आज तक वो व्यवस्था नहीं बदली। सरकार तक हम बातें पहुँचाते, सब कुछ पहुँचाते, पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। बिल्कुल ढाक के 3 बात, नतीजा वही आता है। जनता तो परेशान है ना। टीबी, आप बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हम हिंदुस्तान को टीबी मुक्त कर देंगे, आपसे यहाँ टीबी यूनिट नहीं बन पाए। 27 लाख के आबादी तो सिर्फ हमारे जिले की है, बाकी आप लगा ली पलवल होटल कहीं भी नहीं है। कब तक जाता है? भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो आम आदमी की सुनी कितनी जा रही है? देखिए, लोकतांत्रिक देश की आप बात कर रहे हैं, तो लोकतंत्र का गला घोटा जाता है। यहाँ जो आवाज उठाता है ये तो दबा दिया जाता है। रेफर मुक्त करने की जगह धरना मुक्त कर रहे हैं, तो लोग धरना ही ना दें, जो आवाज उठाए उसे उठा दो। जो आपके जो है जनता की समस्याएं उठाए, जो हमारी जरूरत है उसको उठाए, उसको नाना तरह के हथकंडे अपना के उनको वहां से चलता करो। और ऐसा नहीं है जो अभी कुछ पत्रकार साथियों ने कहा कि आप फलां अधिकारी से नहीं मिले, वो कह रहे हैं हमसे नहीं आके मिले। झूठ बोलते हैं। कोई ऐसा अधिकारी नहीं है जिसको यहाँ की दुर्दशा ना पता हो, जिससे हमने मिलके ना बोला हो। क्या जिला उपायुक्त से बड़ा कोई अधिकारी होता है? सीएमओ पीएमओ से बड़ा अधिकारी होता है? स्वास्थ्य मंत्री से बड़ा अधिकारी होता है कोई? क्या हेल्थ डीजी से कोई बड़ा है? हेल्थ डीजी साहब कई बार आए, कितना निरीक्षण किया है? हेल्थ डीजी साहब मियां साहब थे, वो कई बार आए, हमारी बातों को सुना दी, उन्होंने लेटर भी इशू किए थे। परंतु सरकार जब फंड बढ़ाएगी, कुछ डॉक्टरों को भर्ती करेगी, तभी तो वो कर पाएंगे ना। जो आपकी मोर्चरी की दुर्दशा थी, पुनिया साहब को हमने मैसेज किया, उन्होंने मेरे को कहा सतीश भाई 1 हफ्ते के अंदर आपको 4 रेफ्रिजरेटर मिल जाएंगे। उन्होंने मानेसर से जो एक्स्ट्रा पड़ेगा यहाँ भिजवाए।
जो काम करने वाले अधिकारी होते हैं उन्हें चलता कर देते हैं ये सरकार। जो सुनता है ना हमारी थोड़ी सी, उसका या तो ट्रांसफर हो जाता है या उसको प्रमोट करने का एक लॉलीपॉप देके यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाता शिफ्ट कर है दीजिए। कि आप जाइए। आप आपका काम नहीं तो है जनता के लिए, जनता के साथ मिल गए, आप तो जनता की समस्याओं पे काम करने लग गए हैं, तो उनको भी शिफ्ट कर दिया जाता है। ये दुर्दशा हमारे जिले जी। नमस्कार सर। सर, सुना गया है कि आपने आज तक जितने भी अनशन किए हैं सभी सफल हुए हैं, तो इसके सफल होने के कितने चांस हैं रेफर मुक्त फरीदाबाद? 100% सफल होगा। 100% सरकार को घुटने टेक के इस जनता के सामने बात माननी पड़ेगी। होगा, कभी खाली नहीं जाता। हमने 22 बार किया, 23वीं बार भी विजय फतेह कर दी। सफलता मिलती रहेगी। सफलता मिलके रहेगी। ये जनता की ताकत है। जनता ने इनको राजा बनाया है और जनता की ही जीत होती है हमेशा। कभी नेता नहीं जीतता, जनता जीतती है। जनता इसको गद्दी पे जनता बैठा ही नेता को राजा बनाती है। इसलिए हमेशा जीत जनता की। देखिए, धरना प्रदर्शन की ताकत को आप कम ना समझे। ये धरना प्रदर्शन ही थे जो अंग्रेजों तक को खदेड़ दिया। ये तो काले अंग्रेज ये क्यों नहीं सुधरेंगे। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद सर। धन्यवाद धन्यवाद। बोलने। नमस्कार सर, आप इस रेफर मुक्त फरीदाबाद मैं इनके का साथ हिस्सा हूँ हैं। साथ हूँ क्या और कहना साथ ही रहूँगा। मैं सरकार को निवेदन करना चाहता हूँ कि स्मार्ट सिटी के नाम पे ये अच्छे स्कूल, अच्छे हॉस्पिटल और अच्छी व्यवस्था दें ताकि हमारे फरीदाबाद की 26 लाख जनता आराम से जी सके और आप अपने इन सारे कार्यों को जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करें ताकि हमारी जनता 26 लाख जो फरीदाबाद की है उसको अच्छा सारा साधन मिले, व्यवस्था मिले, स्कूल अच्छे मिले, पानी अच्छा मिले साफ, ताकि आपने कहा था हम तीसरी बार आएंगे और अच्छी व्यवस्था देंगे, इसको स्मार्ट सिटी बना देंगे और ताकि इस पे संज्ञान लिया जाए सरकार को। मैं निवेदन करना चाहता हूँ सरकार से। धन्यवाद। अभी आपने सतीश चोपड़ा जी को सुना। आगे बढ़ चढ़कर इस रेफर मुक्त फरीदाबाद अनशन में हिस्सा लें और सतीश चोपड़ा जी और उनके सहयोगियों का हौसला बढ़ाएं। धन्यवाद।